गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर अपना कार्बोनेट्स कंपाउंड। लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो था आपका एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन में मैं लिखा था कि कार्बन नेचुरली 3 फॉर्म्स में जो है 3 एलोट्रोप्स आपने देखे थे, ग्रेफाइट, डायमंड और C60 यानी बर्गमस्टर फूल। तो उनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का जिक्र हमने यहाँ पर किया था। अब हमारे जो चैप्टर का जो मेन जो टॉपिक है हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यानी कि जो आपका चैप्टर है वो स्टार्ट हो रहा है। यहाँ तक आपने सिर्फ बेसिक पढ़ाया कि कार्बन किस तरीके से कंपाउंड बनाता है, ठीक है, और हमें कार्बन नेचर में किस तरीके से किस फॉर्म में मिलता है, उसी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में कहानी की जो स्टार्टिंग है, शुरुआत है, वो किस तरीके से हुई है। तो बिल्कुल स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर हम एक लिस्ट जो है बनाएं अपने आसपास जितने भी आप जो भी चीज़ें देख रहे हैं, जितने भी कंपाउंड्स आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं कार्बन किसी न किसी फॉर्म में प्रेजेंट है। तो उसी चीज़ का आंसर हमने ढूंढा था कि कार्बन के कंपाउंड्स की संख्या इतनी ज़्यादा क्यों है। तो उसके 2 कारण हमने देखे थे। एक प्रॉपर्टी थी कि कार्बन के अंदर कैटेनेशन की, और दूसरा टेट्रावैलेंट है। तो जो कार्बन के नेचर को क्या बनाते हैं, वो पहले से बनाते हैं। अब हम थोड़ा सा उस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। तो चूँकि आप सभी जानते हैं भाई, साइंस को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। साइंस के 3 डिवीजन हमने किए हुए हैं, 9th क्लास से याद करते आएंगे। फर्स्ट हम एक पोर्शन हम फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं, एक पोर्शन हम साइंस का केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, और साइंस की जो तीसरी ब्रांच बनी जिसको आप लाइफ साइंस बोल सकते हैं या बायोलॉजी बोल सकते हैं। तो हम साइंस के अंदर साइंस को 3 हिस्सों में डिवाइड करके स्टडी करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो जो पोर्शन हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं फिलहाल और केमिस्ट्री। तो बेसिकली केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, ये 3 ब्रांच में आपकी साइंस दी है, ठीक है। तो केमिस्ट्री जो है आपने 9th क्लास में इसको 3 हिस्सों में जो है बांटा होगा। बेसिकली कुछ चैप्टर आपने फिजिक्स के अंदर में पढ़े हैं, कुछ चैप्टर आपने बायोलॉजी के अंदर पढ़े, कुछ चैप्टर्स आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़े हैं। बेसिकली जो केमिकल्स के साथ डील करते हैं, हम केमिकल कंपाउंड्स के साथ डील करते हैं, कैसे उनकी फॉर्मेशन हुई है, क्या कुछ हुआ है, तो वो सब चीज़ें हम केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। अपने जितने भी फिजिकल फिनोमेना जो जिस भी लॉ के द्वारा जो है गवर्न किए जाते हैं, वो सब हम फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। बायोलॉजी के अंदर हम ज़्यादातर अपनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं, उनकी प्रोसेसेस के बारे में स्टडी करते हैं। तो केमिस्ट्री की जो हमारी जो ब्रांच है साइंस की, इसको भी फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकेंड है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड आपकी फिजिकल केमिस्ट्री। जैसे आपके पास 9th क्लास से थोड़ा सा बेसिक्स आइडिया है कि चैप्टर फिजिक्स के अंदर में है, चैप्टर्स आपके केमिस्ट्री के अंदर में, ये चैप्टर हमारे बायोलॉजी के अंदर। वैसे जनरल सा आइडिया हमारे पास होना चाहिए कि केमिस्ट्री की किस ब्रांच में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं, किन टॉपिक को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं, कौन से टॉपिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, कौन से टॉपिक आपके फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं मैंने एक डेफिनेशन जो है आपको थोड़ा सा करने की कोशिश की कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या स्टडी करते हैं, क्या चीज़ें स्टडी करते हैं। तो हम क्या स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बेसिकली हम कार्बन के कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं। कार्बन कंपाउंड्स, सिर्फ कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। और कौन कौन से कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन कई तरीके के कंपाउंड्स जो है फॉर्मेशन करता है, कि आप देख रहे हैं हर किसी कंपाउंड में करीब करीब आपका कार्बन जो है प्रेजेंट है किसी न किसी फॉर्म में।
तो हमने कौन कौन से कार्बन के कंपाउंड्स की स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखेंगे। क्या सभी कार्बन के कंपाउंड्स की स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं? तो बेसिकली आंसर है नो। तो हमने ये जाना भाई कौन कौन से कंपाउंड्स की स्टडी हम जो है कार्बन की कौन कौन से कंपाउंड्स आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। कार्बन के कंपाउंड्स, ये बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है कार्बन को, तो हम किसी का नाम यहाँ नहीं ले सकते, तो हमने उन कंपाउंड्स को छोड़ दिया है क्योंकि संख्या कम है जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी नहीं करते। तो यहाँ जो लिस्ट है आपके सामने ये उनकी है जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर स्टडी नहीं किया जाता, उनको छोड़ के कोई भी कंपाउंड हो कार्बन का वो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। धीरे धीरे आप 11th में डेफिनेशन आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, तो बनाना नहीं है। मैं सिर्फ आपको ब्रीफ साइड ऐसे दे रहा हूँ कि आपके एनसीईआरटी बुक में एक थोड़े से फॉरवर्ड में इसको ब्रीफ किया गया है कि क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्या चीज़ हम पढ़ रहे हैं, कम से कम एटलीस्ट हमें पता होगा। तो मैं उसी चीज़ को थोड़ा सा टेक करने की कोशिश कर रही है। देखिए कार्बन के कंपाउंड्स कौन कौन से कंपाउंड्स आपने छोड़ देने हैं जिन कंपाउंड्स की स्टडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नहीं करेंगे। तो पहले है कार्बाइड्स, ठीक है, दूसरे हैं कार्बन के ऑक्साइड्स, और तीसरे हैं कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साल्ट। और इनको छोड़कर इन 1, 2, 3 एंड 4 ये 4 टाइप के कंपाउंड्स हैं, इनमें कार्बन प्रेजेंट होता है, कार्बन आपको दिखेगा फार्मूले में। ये इनमें से अगर कोई है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा, यानी उसकी स्टडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नहीं करेंगे, बाकी सब की स्टडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कार्बाइड्स का। वैसे काफ़ी जो है अजीब से जो है बात आपको लगेगी अगर मैं आपको कार्बाइड्स के बारे में थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या होता है आपके कार्बाइड्स। देखिए हमने पढ़ा था कि भाई 2 तरीके से आपके कंपाउंड्स बन सकते हैं, वन आर द आयनिक एंड अनदर कोवैलेंट कंपाउंड्स। तो कार्बाइड जो है एक आयनिक कंपाउंड सी है, आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा। देखिए हमारी मेटल नॉन मेटल के साथ, मेटल एंड नॉन मेटल, आप मेटल और नॉन मेटल के चैप्टर में पढ़ेंगे। जब आपकी मेटल और नॉन मेटल आपस में कंबाइन करते हैं तो एक्चुअल में नॉन मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, उनको इलेक्ट्रॉन्स लेने की जरूरत है। जैसे आपका एग्जाम्पल क्लोरीन, एक नॉन मेटल है, उसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है अपना ऑब्जेक्ट कंप्लीट करने के लिए। और मेटल्स ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको डोनेट करने होते हैं अपने आप को स्टोर करने के लिए। तो जो मेटल है वे नॉन मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। बेसिकली कौन से कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, आयनिक, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड के अंदर एक आपका मेटल होगा और दूसरा नॉन मेटल, जनरल से बात है। तो कार्बन भी मेटल के साथ कंबाइन होकर कंपाउंड्स बनाता है, जैसे आयरन कार्बाइड्स। तो देखिए आयरन ये मेटल है Fe, ये आयरन का सिंबल है, ठीक है। आयरन के साथ ही आपका जो कार्बन है वो कंबाइन होता है, आयरन के साथ, निकल के साथ, ठीक है। तो इन कुछ आपके और भी मेटल्स हैं, ठीक है, उनके साथ भी जो है कार्बन कुछ प्रोपोर्शंस में कंबाइन होता है, जैसे 6 के रेशियो में कंबाइन होता है। तो वो खैर हमारा टॉपिक नहीं है इसके लिए, यानी कि मेटल के साथ जब कार्बन कंबाइन होकर आयनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर देता है तो हम बोलते हैं कार्बाइड्स, ठीक है। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बन के ऑक्साइड्स आप पढ़े होंगे, पढ़े हुए आपने, लेकिन हो सकता है कि आप उस कॉमन जिसको मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन में कौन बनाते हैं, जैसे आपके कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इस तरीके से ये जो कार्बन के ऑक्साइड्स हैं इनको अगर हम छोड़ दें, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट आयंस आपने पढ़े होंगे, कंपाउंड्स यूज कार्बोनेट, कार्बोनेट की अगर हम बात करें तो कार्बोनेट आयन आपके CO3, ये आयन आप पढ़े हुए कार्बोनेट आयन, एक फार्मूला कंपाउंड में से आपको बता देता हूँ, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो इसमें कार्बन देख रहे हैं आप, कार्बन आया हुआ है, लेकिन कार्बन इस तरीके के जो साल्ट्स हैं उनकी स्टडी भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं करते हैं। दूसरा हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट आपका HCO3 नेगेटिव,
कंपाउंड इसके साथ अगर सोडियम आप कंबाइन कर देते हो तो NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसमें भी आप देख रहे हैं यहाँ पर कार्बन का जो एटम है वो आ रहा है इस कंपाउंड में, लेकिन इस तरीके के साल्ट्स की स्टडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं करते। तो इनको अगर हम छोड़ दें, बाकी जो भी कोई कंपाउंड आपका जो है जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो, तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन्हीं सभी एलिमेंट्स के साथ किसी न किसी प्रोपोर्शन में कंबाइन होता है, तो उन सब की स्टडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर में करते हैं। ठीक है, बेसिकली हो सकता है को एक आध और भी टाइप हो, तो मेनली ये है। ठीक है, बेसिकली आपके कार्बाइड्स, ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स इनसे ही डील करते हैं, तो इनकी स्टडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं करते हैं। याद रखिए, एक्सेप्ट वर्ड यूज किया जाता है, एक्सेप्ट। तो वे कार्बन के कंपाउंड्स, इनको छोड़कर बाकी सब कार्बन के कंपाउंड्स में हम इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। ठीक है, तो आप इस दूसरे इस तरीके से भी कुछ डेफिनेशन आप हायर क्लास में पढ़ेंगे कि जब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इन एटम के साथ कुछ फिक्स प्रोपोर्शंस में कंबाइन होता है, और एक जनरल जो है कि फार्मूले के साथ हम एक लिस्ट जो बना सकते हैं कंपाउंड्स की। ठीक है, जिसको बेसिकली आप हम लोग सीरीज बोलते हैं, तो उस तरीके के कंपाउंड्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहे जाते हैं, तो उनकी स्टडी में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स करते हैं। तो पहले जो एंशिएंट टाइम में बहुत काफ़ी आप ये कहें 1828 के टाइम से पहले हम ये मानते थे कि द कार्बन कंपाउंड्स दैट वर इनिशियली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंसेस, उन कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते थे, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। और हमारा ये मानना था कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। मतलब क्या इस बात का कि हमारे खुद के बस की बात नहीं है कि हम कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर पाए, या किसी दूसरे कंपाउंड से आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से दूसरा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकें। तो ये मानते थे कि कोई दैवीय शक्ति है, हमारे अंदर ही कोई भी ऐसी फोर्सेज अवेलेबल है, जिसको हम वाइटल फोर्स बोलते थे। बहुत टाइम तक वाइटल फोर्स थ्योरी ही एप्लीकेबल है। तो हमारा ये मानना था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही सिर्फ आपके वो जरिया है जिनसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। सिर्फ कार्बन कंपाउंड्स दैट आर इनिशियली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंसेस, इनको हम क्या कहते थे, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते थे। फॉर एग्जाम्पल आपका यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिन, ठीक है, और आपके जितने भी आप अपने अंदर देख रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या फ्रूट्स के माध्यम से जितने भी आपको मिल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके एसिटिक एसिड है, मैलिक एसिड है, ठीक है, टार्ट्रिक एसिड है, ठीक है, बहुत सारे आप पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में आप पढ़ेंगे एसिड के साथ। तो ऑर्गेनिक है जो एसिड सी बोलते हैं, उसे ऑर्गेनिक एसिड सी बोला जाता है। तो ये सब आप ये कंपाउंड्स नेचुरली हमें ऑब्टेन होते थे। तो ये सिर्फ नेचुरल सब्सटेंस ही एक्सट्रैक्ट किए जाते थे, हमारे बस की बात नहीं थी कंपाउंड्स को। लेकिन फ्रेडरिक सोल ने इस कथन को, इस थ्योरी को, इस वाइटल फोर्स थ्योरी को बहुत साबित किया, और फर्स्ट टाइम पहली बार अमोनियम साइनेट से इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसे प्रिपेयर किया गया आपका यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब पहला लेबोरेटरी में सिंथेसिस होने वाला आपका कंपाउंड है, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है यूरिया हमारे द्वारा, यानी कि यूरिया पहले नहीं था, तो हमारे द्वारा पहला बनाया गया कंपाउंड था यूरिया। और ये किससे ऑब्टेन किया गया था? अमोनियम साइनेट से। 1 मार्क्स आपके लिए क्वेश्चन बनता है कि किस साइंटिस्ट ने किस सन में कौन से कंपाउंड से कौन सा पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ आपका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था कि क्या हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये सारे कार्बन के वो कंपाउंड्स उनको छोड़ कैसे किस तरह हम करते हैं, वो ब्रांच केमिस्ट्री क्या कही जाती है, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जाती है। बाकी सब कंपाउंड्स की स्टडी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं, जितने भी आपके कंपाउंड्स होते हैं। और कुछ फिजिकल एक्टिविटीज जैसे थर्मोडायनेमिक्स आपका हीट से रिलेटेड, ठीक है, और बहुत सारे कुछ जो फिजिकल जो प्रोसेसेस होते हैं केमिस्ट्री में, वो सारी आप फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं, जो मैथमेटिक्स लाइक्स इक्वेशंस में यूज होते हैं। तो केमिस्ट्री को भी फर्दर 3 ब्रांच में डिवाइड किया गया है। तो आपका जो 4th चैप्टर है कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स, वो आप किस केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ। यहाँ पे एक छोटा सा नोट्स बना के आपका NCERT में डाला है, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, अपने जो मेन टॉपिक है इसको पढ़ाते हैं।
तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या करें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करें कि कार्बन के कंपाउंड्स की स्टडी करें। लेकिन ये जितने भी आपके बोर्ड में कंपाउंड लिखे गए हैं इन कंपाउंड्स की स्टडी हम जो है यहाँ पर नहीं करने वाले, बाकी सारे कंपाउंड्स की स्टडी करेंगे। तो कार्बन के कंपाउंड्स को बेसिकली हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक आपका सैचुरेटेड है और दूसरा आपका अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। तो हमारे पास कार्बन का कोई कंपाउंड या तो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होगा या अनसैचुरेटेड कार्बन। आपको याद होगा जब हम कैटेनेशन की प्रॉपर्टी का जिक्र कर रहे थे, कार्बन के वर्सेटाइल नेचर का जिक्र कर रहे थे, तो हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था। तो सैचुरेटेड कार्बन के कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स थे, तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि कार्बन के वो एटम्स, अगर किसी कंपाउंड में कार्बन के एटम्स एक दूसरे से लिंक हैं विद सिंगल बॉन्ड, सिर्फ सिंगल बॉन्ड के द्वारा। यानी कि अगर आपके पास कोई मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास कोई कार्बन की चेन है, एक एग्जांपल लेके हम यहाँ पर देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 3 कार्बन के एटम्स एक दूसरे से लिंक है इस तरीके से। अगर इन एटम्स के बीच में सभी कार्बन को आपने देखना पड़ेगा, यानी कि भाई 2 कार्बन तो सिंगल के द्वारा लिंक है, बाकी में डबल बॉन्ड आगे किसी में सारी होना चाहिए। जितनी चाहे आपकी और भी लंबी चेन हो, 4 एटम हो, 5 एटम हो, कितने भी कार्बन के एटम हो, सभी एटम एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड के द्वारा लिंक होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो कार्बन के एटम्स के बीच में सिर्फ कार्बन के एटम की बात करें तो कार्बन एटम्स लिंक्ड टुगेदर विद सिंगल बॉन्ड, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होना चाहिए कार्बन के एटम्स में, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होना है। तो इस तरीके के कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड। याद रखिए सैचुरेटेड जो कंपाउंड्स हैं दे आर मोर स्टेबल, जस्ट स्टेबल एज कंपेयर टू अनसैचुरेटेड। उसका रीजन मैंने कारण में आपको बताया था, सिंगल बॉन्ड आर मोर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू द डबल बॉन्ड। दूसरा हमने देख रहे हैं कार्बन के कंपाउंड्स, दूसरे आपके जो कंपाउंड्स जिनमें कार्बन का सिंगल बॉन्ड नहीं है, क्योंकि कार्बन है तो डबल बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। अगर सिंगल बॉन्ड बनाया है तो सैचुरेटेड, और सिंगल बॉन्ड के अलावा अगर कोई भी एटम कार्बन का डबल या ट्रिपल बॉन्ड से लिंक हो जाता है दूसरे किसी कार्बन से, यानी कि किसी कोई भी 2 कार्बन के एटम्स आपस में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो वैसे कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये 4 कार्बन के एटम है, ये 2 तो इस कार्बन इसके साथ सिंगल बॉन्ड बनाया है, इस कार्बन इसके साथ सिंगल बॉन्ड बनाया, इस कार्बन इसके साथ सिंगल बॉन्ड, रेस्ट ऑफ द बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। क्योंकि फॉर एग्जांपल इन दोनों कार्बन के एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड है, फॉर एग्जांपल इन दोनों डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन की है, उसके बॉन्ड ब्रेक कीजिए 4 3 1 किसी और के साथ। इस तरीके से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इन दोनों एटम्स के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन है, ये जो बॉन्ड आता है दैट इज ए डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन। या फिर आप यूँ कहिए कार्बन के 2 एटम्स के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है, ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन है इसको ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन, सिंगल नहीं होना चाहिए। पूरे कंपाउंड में एक भी आपका काम एक से ज़्यादा हो कोई परेशानी नहीं है, हमारा काम सिर्फ एक को ढूंढना है। कोई भी कार्बन के 2 एटम अगर आपस में डबल या ट्रिपल बॉन्ड से मिल जाते हैं पूरे कंपाउंड में, जैसे आप देखिए बाकी रेस्ट 2 एटम तो कार्बन के सिंगल बॉन्ड से ही लिंक है, लेकिन ये 2 कार्बन डबल बॉन्ड से लिंक है, यहाँ भी 2 कार्बन से डबल ट्रिपल बॉन्ड से लिंक है। ये कार्बन सिंगल बॉन्ड हालांकि इसने बनाया है, लेकिन हमने उनको नहीं देखना, हमें पूरे कंपाउंड में ढूंढना है कि कोई भी आपको डबल या ट्रिपल बॉन्ड मिल जाता है, या तो डबल बॉन्ड बनाया हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन किसी भी तरीके से कंपाउंड के अंदर अगर हुई है, तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड अगर फॉर्मेशन की है तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या करेंगे, अनसैचुरेटेड। तो कार्बन 2 तरीके के कंपाउंड फॉर्मेशन करता है, या तो सैचुरेटेड या फिर अनसैचुरेटेड। एंड सिंपली व्हाट आर द सैचुरेटेड कंपाउंड्स? सैचुरेटेड कंपाउंड्स कौन से कहे जाएंगे? अगर सिंगल बॉन्ड से लिंक्ड है कार्बन के एटम्स, सारे एटम्स सिंगल बॉन्ड से लिंक्ड हैं, then the compound is a saturated compound. If one bond is a double bond or more and or triple bond,
अगर आपको कोई एक डबल एटॉमिक मिल जाता है देन यू कैन से दैट कंपाउंड इज अनसैचुरेटेड। तो क्लियर है आपकी बिल्कुल आपको कि भाई कोई भी कंपाउंड सैचुरेटेड कंपाउंड कब कहा जाएगा, जब सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो। अगर कोई भी बॉन्ड डबल या ट्रिपल बॉन्ड आपको मिल जाता है तो आप कहेंगे दैट कंपाउंड इज अनसैचुरेटेड। ठीक है, क्लियर है। तो आज के इस टॉपिक को हम यहीं तक फिनिश करते हैं। तो बेसिकली आपका इस सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट आर द सैचुरेटेड कंपाउंड्स एंड व्हाट आर द अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम कार्बन के चेन फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे, रिंग को डिस्कस करेंगे, ब्रांच चेन कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे और उन कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे दूसरा क्या है सैचुरेटेड। फिर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में स्ट्रेट, ब्रांच और जो आपके रिंग के कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड्स, तीनों ही टाइप के सैचुरेटेड कंपाउंड्स को हम देखेंगे। 3 टाइप के सैचुरेटेड कंपाउंड्स हो सकते हैं आपके। पहला आपका स्ट्रेट चेन में हो सकते हैं, चेन के दरमियान स्ट्रेट चेन में कंपाउंड हो सकता है। दूसरा आपका ब्रांच चेन में हो सकता है, आपका कंपाउंड के अंदर चेन की ब्रांच हो सकती है, कोई ब्रांच चेन कंपाउंड हो सकता है। और या फिर इसकी फॉर्म हो सकता है रिंग कंपाउंड। तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स को हम तीनों ही फॉर्म में डिस्कस करेंगे, अगर वो स्ट्रेट चेन है, ब्रांच चेन है या फिर रिंग, बारी बारी से देखेंगे। और साथ ही साथ हम इन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर तो उनका नाम है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आपका लेक्चर है उसके बाद के जो लेक्चर्स होंगे दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज आपकी वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस होगी। यहीं से आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत होगी। हम कार्बन से बनने वाले कंपाउंड्स का तीनों तरीके से उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी देखेंगे, उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी देखेंगे, उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी देखेंगे, उनका नाम क्या होगा उनका नाम भी देखेंगे। ठीक है, सब सैचुरेटेड और उसके बाद अनसैचुरेटेड। ठीक है, फिर हम अपनी स्टडी को उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज के इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।